यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की चर्चा एक बार फिर से चलने लगी है और उत्तराखंड में अगर देखेंगे तो वहां पर ड्राफ्ट तैयार है जिसे विधानसभा में पेश करने की तैयारी चल रही है। इस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या सोचता है, क्या समझता है, बात करने के लिए बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास साहब हमारे साथ हैं। इस खबर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, असल में ये 2024 के इलेक्शन को सामने रखकर ये सब चीजें हो रही है। पर सवाल ये पैदा होता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो इशू है वो हमारे संविधान में आर्टिकल 44 के अंदर मौजूद है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो सब लोगों की सहमति से एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश करे। तो ये स्टेट को पावर नहीं देता है। स्टेट अपने तौर पे यानी स्टेट की लिस्ट में भी ये शामिल है कि वो अपने यहाँ कानून के बारे में ला सकती है कोई चीज, लेकिन वो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात मुझे कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के इशू पर इस देश के कई समुदाय रिजेक्ट कर चुके हैं। सिख समुदाय ने रिजेक्ट कर दिया है, ईसाई समुदाय ने रिजेक्ट कर दिया है, ट्राइबल्स ने रिजेक्ट कर दिया है, दलित समुदाय ने रिजेक्ट कर दिया है, बुद्धिस्ट समुदाय ने रिजेक्ट कर दिया है। तो यानी यहीं पे दिल्ली के अंदर जुलाई के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सब लोगों ने जॉइंटली इसको रिजेक्ट किया। तो किसके लिए ला रहे हैं? दूसरी बात यह कि अगर आपको ये समझता है कि कोई आदमी XYZ ये चाहता है कि उसका जो यानी फैमिली लॉज हैं वो किसी रिलीजन से गवर्न नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए हमारे ऑप्शनल यूनिफॉर्म सिविल कोड मौजूद है। यानी वो आदमी जाएगा और उसके साथ में आपके स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करेगा तो उसको ये कोई भी रिलीजियस लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो एक ऑप्शनल सिविल कोड मौजूद होने के बाद फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत क्या है? एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आप लागू करना चाहते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि कोई ऐसा सिविल कोड होगा जो सब पर अप्लाई करेगा। तो आप ये बताइए कि हिंदू लॉ के अंदर, हिंदू कोड बिल के अंदर हिंदुओं को ये राइट दिया गया है जॉइंट फैमिली का। जॉइंट फैमिली में उनकी प्रॉपर्टी जो होती है उसमें टैक्स में बहुत सारे एग्जेम्पशन। हाँ, HUF। तो क्या HUF को आप यानी दूसरों तक भी एक्सटेंड करेंगे? इस पे भी बात होनी चाहिए, क्योंकि जब आप यूनिफॉर्म कोई चीज अप्लाई करना चाहते हैं तो हर चीज यूनिफॉर्म होगी। एक बात। दूसरी बात है कि देखिए, जो बातें उठाई जा रही हैं, पहली बात ये कही जा रही है कि साहब यानी औरतों की प्रॉपर्टी में यानी मर्द और औरत को समान मिलेगा। लेकिन ये जब हम ये कहते हैं मुसलमानों के अंदर ये चीज मुस्लिम पर्सनल लॉ में नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि औरतों को हर वक्त एक ही चीज मिलती है। उनकी डिपेंड करता है उनकी पोजीशन के ऊपर में। कभी उनको 1/3 मिलता है, 1/2 मिलता है, कभी उनको जो है बराबर मिलता है, कभी उनको ज्यादा मिलता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि इस्लाम ने औरत पर घर चलाने की, घर मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है। ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द पर है। इवन अगर औरत बिजनेस कर रही है, इवन अगर वो अपनी जॉब कर रही है, तो वो प्रॉपर्टी पर उसके हस्बैंड का कोई अधिकार नहीं होता है। तो ये चीजें सामने नहीं रहती लोगों की। इसी वजह से लोग कहते हैं कि इस्लाम ने जो है औरतों को प्रॉपर्टी के अंदर इक्वल राइट नहीं दिया। एक बात। दूसरी बात मुझे कहना है कि उसके बाद दूसरा बात ये कही जाती है कि मुसलमानों के अंदर पॉलीगैमी है, बहुविवाह। ठीक है, बहुविवाह है। तो आपने यानी इस वक्त में जो सर्वे आए हैं वो सर्वे रिपोर्ट ये बता रही है कि मुसलमानों से ज्यादा दूसरी शादी के चीजें जो है वो हिंदुओं में है, ट्राइबल्स में है और लोगों में है। और आप पॉपुलेशन का रेशो देखिए, मुसलमान की जो मर्द औरत की पॉपुलेशन है वो औरतें कम है, मर्द ज्यादा है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप मल्टीपल मैरिज करें। तो एक अगर रेयरली किसी ने एक ने कर लिया है तो इस तरह का कोई कानून लाकर आप उसको यूनिफॉर्मली अप्लाई करेंगे तो अजीबोगरीब बात है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की एज सच कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी को अगर वाकई काम करना है तो समाज के जो बेसिक इश्यूज हैं उस पर बात करें। महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, ये मुद्दे तो आप उठा के रख दिया है और आपने इमोशनल इश्यूज को उठाना शुरू कर दिया है, हिंदू मुस्लिम के मामला खड़े कर रहे हैं। तो ये अप्रोच जो है, ये अप्रोच किसी भी जिम्मेदार हुकूमत का नहीं होता है। ये तो अगर आपको सिर्फ पावर हथियाना है, पावर में रहना है, पावर को रिटेन करना है, इसलिए समाज को तोड़ो, समाज को बांटो, पोलराइज करो, ये सूरत हाल जो है किसी भी देश के लिए अच्छी। आपका रुख क्या रहेगा? हमारा रुख ये रहेगा कि हम, जाहिर बात है कि समाज के दूसरे जो समुदाय है उनसे बात करेंगे और हम एक जॉइंट अप्रोच इख्तियार करेंगे इसके ऊपर। और कोर्ट में जाने की जरूरत पड़ी और लीगल कमेटी की राय ये होती है पर्सनल लॉ बोर्ड की कि हमको कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए तो कोर्ट में चैलेंज करें। दूसरा एक मुद्दा और है, जब CA की बात उठी थी
बड़ा विरोध हुआ था। मैं जहाँ खड़ा हूँ यहीं पर कुछ दूरी पे शाहीन बाग में ही एक बहुत बड़ा जो है विरोध प्रदर्शन हुआ था। अब उसको भी लागू करने की कानूनी जो है वो तो रूप ले चुका है, लागू करने की बात चल रही है। तो आप लोग के लेके उसके लेके क्या कहना है, आगे क्या करेंगे? देखिए, सीए का जो कानून है उसकी कोई खास जरूरत नहीं है। अगर कोई आदमी पीड़ित आदमी है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से आना चाहता है, तो हमारे संविधान में और हमारे कानून में इसकी गुंजाइश है कि उसको आप नागरिकता दे सकते हैं, सरकार चाहे तो। जाहिर है कि जो लोग आएंगे वो बहुत बड़ी तादाद में नहीं आएंगे, लेकिन आप कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते जो डिस्क्रिमिनेटरी हो। किसी एक समुदाय को निकाल दिया जाए उसमें से और कहा जाए भाई कोई आदमी पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से आएगा, अगर वो हिंदू होगा, अगर वो पारसी होगा, अगर वो सिख होगा, अगर वो ईसाई होगा, अगर वो जैनी होगा, तो उसको नागरिकता मिलेगी, अगर मुसलमान होगा तो नागरिकता नहीं मिलेगी। तो ये कानून डिस्क्रिमिनेटरी कानून है। इसकी मुखालिफत सिर्फ मुसलमानों ने नहीं की थी, सिविल सोसाइटी ने भी की थी, सिखों ने भी की थी, ईसाइयों ने भी की थी, और ये कहा था कोई ऐसा कानून जो डिस्क्रिमिनेटरी हो वो कानून लागू नहीं होना चाहिए। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को कई लोगों ने चुनौती दी है, अभी तक उसका सुनवाई नहीं हुई है। तो वो कानून अभी सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग है, तो इसलिए सीए को लागू ही नहीं करना चाहिए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना करते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? करते हैं तो हम बात करेंगे पब्लिक से। जाहिर बात है कि देखिए, ये समझना चाहिए कि सीए के कानून लाने में गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड है। इन्होंने एनआरसी का इशू खड़ा किया था और ये कहा था कि आसाम में लाखों नहीं करोड़ों लोग जो है बांग्लादेश से आकर सेटल हो गए। जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वहां पर एनआरसी कंडक्ट करवाया गया तो 19 लाख लोगों की नागरिकता पे सवाल खड़ा किया गया, और 19 लाख में 13 लाख हिंदूज हैं। तो हिंदूज ने ये कहना शुरू किया कि साहब ये क्या बात है, आप तो कह रहे थे मुसलमान आए और अब आपने हमारी नागरिकता पे सवाल खड़ा कर दिया है। तो अब जाहिर बात है कि उनको चोर दरवाजे से कैसे वापस लाया जाए, तो ये सीए का कानून लाया गया, अदरवाइज सीए कानून की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो हमारा मानना यह है कि देखिए, आप अपने ही देश के अंदर कितने बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हैं, उनको जॉब्स नहीं है। अगर आप दूसरे देश के आने वाले लोगों को अपनी नागरिकता देना शुरू करेंगे तो यहाँ के लोगों के लिए सवाल खड़े रहेंगे। मैं शॉर्ट में ही पूछ रहा था, फिर से क्या शाहीन बाग जैसी स्थिति दिखेगी? ये तो देखिए, शाहीन बाग भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या मुसलमानों ने ज्वाइंटली कोई फैसला नहीं किया था। तो ये ऐसा हो सकता है, दोबारा हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। ठीक है। दूसरा, कर्नाटक में हमने देखा हिजाब को लेकर बातचीत हो रही थी, अब राजस्थान में भी है, विधायक है, उन्होंने मांग खड़ी की, फिर एक मंत्री भी कह रहे हैं, दूसरे राज्य स्टेटस रिपोर्ट मांग रहे हैं। हिजाब बैन को लेकर के बातचीत चल रही है राजस्थान में, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास में मुद्दे नहीं है, और या अगर बेसिक इश्यूज हैं उसको सॉल्व करना नहीं चाहती है। राजस्थान की बात ही नहीं, पूरे देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आवाम के मसले हैं, पॉवर्टी बढ़ रही है, उसको हल करने की तरफ बीजेपी का कोई रुझान नहीं है। ये जो हिजाब की बात है, आप मुझे बताइए, बीजेपी ये कहती है कि हम पुरानी संस्कृति को लागू करना चाहते हैं, प्राचीन संस्कृति लाना चाहते हैं। इंडिया की प्राचीन संस्कृति में आप जाइए तो औरतें जो है वो सर ढकती थी, आज भी करती है राजस्थान के अंदर। आज भी आप जाइए राजस्थान के अंदर कई ऐसे ग्रुप हैं जिनकी औरतें सर खोल के बाहर नहीं आती, या अपने घर के अंदर भी अपने शौहर के यानी देवर के सामने, अपने ससुर के सामने सर नहीं खोलती अपना। तो ये सिर्फ मुसलमानों का इशू नहीं है सर ढाकने। लेकिन यह मसला थोड़ा सा अलग है, जो आप बात कर रहे हो घर परंपरा ट्रेडिशन है, बट ये जो शैक्षणिक संस्थान है वहां की बात कर रहे हैं, वहां पर तो पल्ला नहीं होता। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अगर कोई मुस्लिम लड़की अपना स्कार्फ पहन के आती है, सर ढांक के आती है, तो उससे एजुकेशन में क्या बाधा है, एजुकेशन में क्या रुकावट बनती है? तो उसको तो आपको इनकरेज करना चाहिए कि भाई ये ठीक है, अपनी परंपरा को अगर ये जारी रखना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को उस पर अमल करना चाहते हैं, तो ठीक है, वेलकम करना चाहिए हमको। उससे देखिए, अब तक के देश के अलग अलग प्रांतों के अंदर मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई परेशानी पैदा नहीं हुई, किसी को परेशानी पैदा हुई, किसी समुदाय को परेशानी पैदा नहीं हुई, तो आखिर अब क्या परेशानी आ गई? उसमें तरकीब दे रहे हैं कि स्कूल में सेम ड्रेस कोड हो सबके लिए, अलग अलग ना दिखें, बच्चों में भेदभाव की भावना आती है, कोई हिजाब पहनेगा, कोई घाघरा पहनेगा, कोई अलग तरीके से आएगा, सब एक जैसे दिखें, इसके लिए ऐसे मांग की जा रही है। मुझे ये बताइए, अगर आप इसी तरह बात करना चाहते हैं तो अगर कोई सिख बच्चा आता है तो अपने सर पे पगड़ी बांधता है, तो क्या आप उसकी पगड़ी उतार देंगे? कोई हिंदू आता है तो अपने हाथ में कड़ा पहन के आता है, तो उसको कड़ा उतार देंगे? नहीं, सब एक जैसे दिखने चाहिए। तो और बाकी यूनिफॉर्म तो सेम होता है ना भाई, शलवार हो, शर्ट हो, वो एक होगा, सबका एक ही होगा।
स्कर्ट होगा वो सबका एक ही होगा, सिर्फ एक एडिशनल चीज ये होगी कि वो अपने सर पे स्कार्फ बांधेगी। और वो कर्नाटक में तो लड़कियों ने यहां तक कह दिया था कि जो ड्रेस कोड है वो जो कलर उसका है उसी कलर का स्कार्फ पहन लेंगे। तो उसमें क्या परेशानी है? तो जैसे कर्नाटक का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचा था, तो इसमें भी कुछ सोच रहे हैं आप राजस्थान वाले मामले को लेकर सुप्रीम नहीं, कोर्ट अगर में? लागू करेंगे तो बात सोचेंगे ना। अगर ये इस तरह का कोई चीज लागू करते हैं तो उसके बाद सोचा जाएगा। जाहिर है कि उसमें उसके लिए हर तरह का प्रोविजन मौजूद है, पॉलिटिकल रास्ता भी है और ये यानी लीगल रास्ता भी है, सड़क का रास्ता भी है। सड़क का रास्ता भी है, डेमोक्रेसी के अंदर तो सड़क का रास्ता भी है, उसमें क्या है। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, ज्ञानव्यापी को लेकर जो ऐसा की रिपोर्ट थी वो सार्वजनिक भी हुई है और जिस तरीके के उसमें चीजें दिखाई दी हैं, फिर से मांग होने लगी है कि आज भाई ये हिंदू जगह थी तो उसको उस तरह से सौंपा जाए। देखिए, बाबरी मस्जिद पर भी 3 बार वहां पे खुदाई हुई थी और रिपोर्ट सबमिट की थी, और उस रिपोर्ट में भी ये कहा गया था कि एक भव्य मंदिर नीचे से मिला है। रिपोर्ट सबमिट हुई हाई कोर्ट में, क्या हुआ? हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया उस रिपोर्ट, कोई बात ही नहीं की उसके ऊपर में, इसलिए कि उसमें इंडिया के जो प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसको रिजेक्ट किया था रिपोर्ट को, ऐसी कोई बात नहीं है। अब यहां पे रिपोर्ट सबमिट हुई है। पहली बात तो यह है कि ये जिन लोगों ने इसको सार्वजनिक किया है उन्होंने गलत किया है। कोर्ट ने उनके पढ़ने के लिए और वो अपना पक्ष रखने के लिए दी थी रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट कोर्ट में आएगी, कोर्ट में हम भी उसमें अपना पक्ष रखेंगे, दूसरा भी वो अपना पक्ष रखेगा। कोर्ट उसमें क्या फैसला देता है ये देखना है। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ने जो अवशेष वहां से बरामद किए थे वो बाबरी मस्जिद बनने से 400 साल पहले के थे, उसका कोई एप्लीकेशन बाबरी मस्जिद पे नहीं होता है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे ही रिपोर्ट ये भी होगी। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि अभी कुछ दिन पहले ही एक सर्वे रिपोर्ट में ये कहा गया था कि हाउस के अंदर जो फव्वारा है उसको शिवलिंग कहा गया और उस पे उसको वो कर दिया गया, कार्बन डेटिंग की बात नहीं। हाँ, मगर उसमें कभी तक कुछ नहीं हुआ ना, अभी तक उसकी कोई साइंटिफिक जांच नहीं हुई कि वो एग्जैक्टली क्या चीज है। ऐसे फव्वारे आपको मुगलिया गार्डन जितने भी बने हुए हैं वहां भी मिलेंगे। तो अगर एक फव्वारे को हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया शिवलिंग करार देता है तो उससे कुछ भी चीज तो है। उसने बाबरी के मामले में भी यही किया था। तो हमारा मानना ये कि हमारे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है या इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं। इनको किसी विशेष पॉलिटिकल पार्टी या किसी और ग्रुप के उसमें अपनी एक्सपर्टीज को खराब नहीं करना चाहिए। बात करें, शुक्रिया। तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का कहना है कि जो तमाम मसले हैं ये चुनावी हैं और चुनाव सामने है इसलिए इनको लाया जा रहा है। अपने वीडियो सहयोगी रंजन दास के साथ जितेंद्र भाटी, टीम भारतवर्ष, दिल्ली।